बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर की एक्सरसाइज 9.1 को क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। जिस क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं, प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर्स। ठीक है, प्लैंक क्या चीज़ होती है? ठीक है, एक लकड़ी का तख्ता ले लें, कोई बोर्ड्स ले लें जो हम स्टेयर्स के ऊपर रखने लगे। कोई फट्टा लकड़ी का होता है, जिस तरह कोई भी चीज़ इस तरह की। ठीक है, इसको जब भी हम स्टेयर्स के ऊपर रखेंगे तो आपको पता है कि ये इस रुख में, तिरछे रुख में हाइपोटेन्यूज की शेप में रखा जाएगा। ठीक है, और आगे उसकी क्या बताई जा रही है कि उसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी 20 सेंटीमीटर है, और वाइड कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। जो फट्टा जो जहाँ पे रखा गया वहाँ से नीचे तक का फासला से कितना है, 16 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं कि वो जब फट्टा या जो प्लैंक है जो स्टेयर्स के ऊपर रख दिया गया है, तो वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद आ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन स्टेयर्स अंडर द प्लैंक। उस प्लैंक को जब आपने स्टेयर्स के ऊपर रखा तो आपको पता है, जब भी तिरछे रुख में आप किसी भी फट्टे को रखेंगे तो नीचे आपके स्टेयर्स के बीच में स्पेस खाली होगी। तो वो जो आपकी स्पेस खाली है उस जगह पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रख दिया गया। ठीक है, स्टेयर्स के ऊपर एक प्लैंक है, उस प्लैंक के नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रख दिया गया स्टेयर्स पे। उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो हमने विड्थ दी गई है वो x दी गई है, और जो उसकी हाइट दी गई है वो हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है x को, यानी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है यहाँ पे इसकी हमने विड्थ को कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमने, क्योंकि ये सिमिलर फिगर्स है, तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि यहाँ पे हमें कौन सी दो सिमिलर फिगर्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, फिर उस सिमिलर फिगर्स पे हम सिमिलर फिगर्स की जो हमें कंडीशंस दी गई हैं कि जो उनकी साइड्स जो होती है सिमिलर फिगर्स की, उनकी हम रेशो ले सकते हैं। ठीक है, वो इक्वल होती हैं, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी आपस में रेशो ली जा सकती है। अब आप देखिए, दो सिमिलर फिगर्स हैं, मैं दो ट्राइंगल को यहाँ पे कंसीडर करती हूँ। वैसे तो काफ़ी आप 3 ट्राइंगल्स नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि मैंने 2 को कंसीडर करना है, देखिए एक मैं सबसे पहले ये सबसे बड़ी ट्राइंगल ले लेती हूँ। ठीक है, आपको नज़र आ रही है ABC। एक इस ट्राइंगल के बारे में बात कर लेती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको ये दो छोटी ट्राइंगल्स भी नज़र आ रही हैं, इनमें से मैं किसी एक ट्राइंगल के बारे में बात कर लेती हूँ। मैंने 2 ट्राइंगल का कंपैरिजन को सिमिलर कोई सी 2 ट्राइंगल्स लेनी है, तो मैं एक सबसे बड़ी ये ट्राइंगल ले लेती हूँ और एक ये बड़ी ट्राइंगल ले लेती हूँ। दूसरी ट्राइंगल को मैं क्या नाम दे रही हूँ, AD और E। ठीक है, मैंने ये 2 ट्राइंगल्स ले लिए। अब आप स्टूडेंट्स ये देखिए, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, एक बड़ी ट्राइंगल और एक छोटी ट्राइंगल है, आपको देखने में नज़र आ रही हैं। ये दोनों जो है इनकी शेप तो सेम है, लेकिन इनकी लेंथ इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हमने इनकी जो साइड्स होती हैं उनकी आपस में रेशोज़ ले ली जाती है, यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने की दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती है उनको हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, बड़ी ट्राइंगल की देखिए, जो बड़ी ट्राइंगल है AB और C, इस बड़ी ट्राइंगल की ये जो हमारे पास क्या है, बेस है। इस बड़ी ट्राइंगल की बेस को इस छोटी ट्राइंगल की बेस से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर है, इसलिए इनकी बेसिस को आपस में हम इनकी रेशोज़ ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसकी बड़ी ट्राइंगल की हमारे पास और छोटी ट्राइंगल की मैंने ट्राइंगल की बेसिस की रेशो लेने लगी हूँ। तो यहाँ इसकी बेस x है और इसकी बेस हमारे पास 20 है, तो हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में डिवाइड कर लिया। सारी रेशोज़ सारी साइड्स की रेशोज़ आपस में इक्वल होती है। तो दूसरी मैंने किस साइड को ट्राइंगल को कंसीडर किया, ये देखिए कि इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो 16 है, जबकि ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। कैसे, ये देखिए, बड़ी ट्राइंगल तो हमें नज़र आ रही है ना, इसकी हाइट तो 16 सेंटीमीटर है। अब छोटी ट्राइंगल ये है ना, इसकी साइड कैसे 8 सेंटीमीटर, ये देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है इट्स मीन कि ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अगर इतना हिस्सा 8 सेंटीमीटर है तो इतना हिस्सा भी 8 सेंटीमीटर होगा, तभी 16 बनेगी ना ये टोटल हाइट। ठीक है, इसका मतलब है बड़ी ट्राइंगल की हाइट ये 16 है, तो छोटी ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। अब मैं इनकी हाइट की भी आपस में रेशो ले लेती हूँ, छोटी ट्राइंगल की हाइट डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की हाइट। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे क्या किया, इनकी बेसिस की रेशोज़ ली और यहाँ पे इनकी मैंने हाइट की रेशोज़ ली, और क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर थी इनकी रेशोज़ आपस में इक्वल होती हैं।
तो इसको इक्वल रख के यहाँ से मैंने x को कैलकुलेट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, x को इधर ही रहने देना है, ये 20 को मैंने दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 के टेबल से कटिंग होने के बाद यहाँ से मुझे x की वैल्यू भी मिल चुकी है। ओके स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। एक आदमी है जो कि कितना टॉल है, कितना लंबा है, 1.8 मीटर, उसका शेडो ज़मीन पे पड़ रहा है जो कि 0.76 मीटर है, ठीक है। इफ़ एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक टेलीफोन पोल है, कास्ट अ 3 मीटर शेडो, जो कि जिसका शेडो है 3 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट को आपने फाइंड करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसकी फिगर्स बनाई है। देखिए मैंने 2 फिगर्स बनाई हैं। मैन एक है, देखिए उन्होंने कहा था मैन की हाइट है 1.8 मीटर और उसका शेडो, आपको पता है शेडो जब भी पड़ता है ज़मीन में पड़ता है तो वो बेस होगी, और मैन क्योंकि इंसान आदमी बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो वो परपेंडिकुलर को शो कर रहा होता है, और उसका शेडो नीचे बेस पे कास्ट हो रहा है, तो ये 0.76 मीटर है। मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया और इसको नाम दे दिया। इस तरह उन्होंने कहा था। उसी टाइम पे एक पोल है, पोल का शेडो जो पड़ रहा है ज़मीन पे वो 3 मीटर है, और आपने इस पोल की लेंथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं सपोज कर लेती हूँ जो मैंने पोल की लेंथ को फाइंड करना है उसको मैंने x का नाम दे दिया। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू मार्कर से शो किया है। इट मीन कि जो मैंने अपने सोल्यूशन को अपने सॉल्व करते हुए जो चीज़ें अपनी मैंने फिगर में इंक्लूड करनी होती है उसको मैं अपने ज़रा कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ ब्लू से शो कर दिया, ठीक है। देखिए लेट सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स बी द हाइट ऑफ द पोल। एक्स क्योंकि पोल की हाइट है, मैंने उसको एक्स ले लिया, तो मैं यहाँ पे इस पोल की हाइट को फाइंड करने लगी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आपको दोनों ट्रायंगल नज़र आ रही है देखने में कि दोनों ट्रायंगल एक जैसी है, ठीक है। ये सिमिलर फिगर्स हैं। तो एक ट्रायंगल है ABC, दूसरी ट्रायंगल है DEF। अब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी आपस की जो इनकी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी दोनों ट्रायंगल्स की जो आमने सामने वाली साइड्स हैं इनकी रेशोज़ ली जा सकती हैं, और वो रेशोज़ आपस में इक्वल भी होंगी। तो क्या इसका मतलब होगा, यानी मैं इनकी ये जो साइड्स है, जो परपेंडिकुलर साइड्स की आपस में रेशो लूँगी और इनकी बेस की आपस में रेशोज़ लूँगी और उनको आपस में इक्वल रख दूँगी। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है सबसे पहले वो क्या चीज़ है, हमारे पास इनके परपेंडिकुलर है। पहले मैं इनके दोनों की आमने सामने के परपेंडिकुलर की रेशोज़ लेती हूँ। तो ये क्या लिखा जाएगा, मैयर EF, इस साइड की रेशो को डिवाइड करना है मैयर B साइड से, ठीक है। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इस टर्म को ऊपर रखें या इस टर्म को ऊपर रखें, छोटी ट्रायंगल ले रहे हैं या बड़ी ट्रायंगल ले रहे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आपको यही पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है अगर वो चीज़ ऊपर ही रहे तो ज़्यादा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है। इसलिए मैंने बड़ी ट्रायंगल की वैल्यू को ऊपर लिखा है, छोटी ट्रायंगल की वैल्यूज़ को नीचे रख दिया, ठीक है। तो अच्छा, ये लेंथ को हाइट को मैंने हाइट से डिवाइड कर दिया। ये देखिए EF को डिवाइड किया मैंने BC से, और ये बेसिस को बेस से, ये देखिए DE को मैंने डिवाइड कर दिया AB से। अब यहाँ से EF हाइट ऑफ द पोल था, X BC हमारे पास थी मैन की हाइट, ये था हमारे पास जो पोल शेडो कास्ट कर रहा था, और यहाँ पे हमारे पास जो मैन का शेडो था वो था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x को इधर ही रहने दिया, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 7.1 मीटर जो मुझे हाइट ऑफ द पोल मिल गया है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अरे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में, उस फिगर में जो अननोन नज़र में आ रहे हैं हमें कहा गया कि इन अननोन्स को आपने फाइंड करना है। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है, y नज़र आ रहा है, z नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात बतानी चाहिए कि कितने अननोन है आपके पास। क्वेश्चन में अगर 3 अननोन्स हैं तो आपके पास 3 दफ़ा आपने कोई इक्वेशन बनानी है और उन अननोन को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप तो देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कि ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स कितनी बन रही है। एक देखिए, एक तो सबसे बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, B पे यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, इसका मतलब है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ABC पे, ठीक। देन आपके पास क्या किया गया, उस ट्राइंगल को कट कर दिया गया। उस कट करने के बाद यहाँ पे देखो एक और स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ हुई है। इट्स मीन कि यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे भी 90, एक लाइन के दोनों साइड्स पे 90 डिग्री बन रहा है। इट्स मीन कि एक ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ADB, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन गई है, CD और B। तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पहले पता होना चाहिए ABC सबसे बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल, देन ADB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, CDB तीसरी राइट एंगल ट्राइंगल है।
अगर ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है, इट्स मीन कि इनके पे तीनों पे बारी बारी मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी और अपने अननोन एक्स वाई जेड, 3 अननोन है तो 3 दफ़ा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से मैंने इन तीनों अननोन को फाइंड कर लेना है। सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, जो सबसे छोटी मुझे राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, मैं उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ। देखिए मुझे नज़र आ रहा है ये सबसे छोटी ट्राइंगल ये है। अच्छा, इस ट्राइंगल का क्या नाम है, ए डी बी। आपने याद रखना जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसको मिड में रखना है, ए डी बी। ठीक है, ए डी बी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिखी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जहाँ राइट एंगल होता है उसके सामने वाली चीज़ हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, अगर मैंने ये यहाँ मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली साइड मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मुझे क्या मिल गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। ये जो खड़ी लाइन होती है ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये 6 सेंटीमीटर मेरे पास बेस आ गया है। तो यहाँ से मैंने स्क्वायर खोला, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल है वाई स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वाई स्क्वायर मैंने इधर ही रहने दिया, 36 को मैं इधर ला के मैंने माइनस करा तो यहाँ से मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गया 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जी मैंने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ले ले हर वैल्यू पे। यहाँ से मुझे y एक अननोन का आंसर मिल चुका है जो कि है 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने अगली अपने ट्राइंगल देखती हूँ कौन सी मैंने यूज़ करनी है, अपने उस पर अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ। अब मैं नेक्स्ट जो मेरे पास छोटी ट्राइंगल है सी डी बी या बी डी सी, जिस मर्जी को जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, बस डी आपके पास सेंटर में होना चाहिए जहाँ पे राइट एंगल अप्लाई हो रहा है। अब मैं इस पर फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। अब आपने याद रखना है ये ट्राइंगल मैं लेने लगी हूँ तो यहाँ राइट एंगल है, इसके सामने वाली चीज़ हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे z होगी, यहाँ ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने ट्राइंगल पे अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने आपको बताया था राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास z था, परपेंडिकुलर y था, बेस हमारे पास x था। अब स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे z भी नहीं पता, मुझे x की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 8 सेंटीमीटर। y की जगह मैंने y की वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब 8 सेंटीमीटर का जब मैंने स्क्वायर ओपन किया तो मुझे आंसर मिल गया z स्क्वायर इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे z भी अननोन है, x भी अननोन है, दोनों ही अननोन है तो मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं कर सकती। तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर ही इक्वेशन 1 का नाम दे के रोक दिया। ठीक है, अब मैं करती क्या हूँ कि जो मेरे पास जो थर्ड मेरे पास रह गया राइट एंगल ट्राइंगल, उस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ। सबसे बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अब बी पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब बी के सामने वाली चीज़ हाइपोटेन्यूज हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ए से सी, ये पूरी साइड हाइपोटेन्यूज है। ये देखिए ए से सी, ये मैंने लिख दिया ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए से बी का स्क्वायर और बेस क्या होगी, बी से सी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैंने इस तरह क्यों लिखा है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जो ए से सी का फासला है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मैं ए सी को और मज़ीद कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि ए सी टोटल लेंथ तो मुझे नहीं गिवन, मुझे इन 2 पार्ट्स की लेंथ गिवन है, ए से डी की और डी से सी की। तो मैं ए डी को क्या लिख सकती हूँ, ए सी को ए डी प्लस डी सी। ये देखिए मैंने इस तरह लिख दिया, ए सी को ए डी प्लस डी सी। अब मुझे पता है ए डी की वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर प्लस डी सी की वैल्यू थी x। तो यहाँ पे मैंने इसके बाद इनका ले लिया स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी वो पुट कर दी, बी सी की वैल्यू थी z, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 6 12 x सेंटीमीटर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने करना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको z स्क्वायर भी नज़र आ रहे हैं, x स्क्वायर भी नज़र आ रहे हैं, दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, 2 अननोन आ रहे हैं। अब इसका मतलब मैं कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी, यहाँ पे तो फिर 2 अननोन है। अब मैंने पिछली इक्वेशन को यूज़ करना है।
पिछली इक्वेशन में मुझे जेड स्क्वायर की वैल्यू मिली है, देखिए जेड स्क्वायर की वैल्यू है ना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने पिछली इक्वेशन से जेड स्क्वायर की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देनी है जेड स्क्वायर की जगह। तो मैं क्या करने लगी हूँ, पुट करने लगी हूँ वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर इन इक्वेशन 2, यानी जेड स्क्वायर की जगह इस जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करने लगी हूँ। ठीक है, ये देखिए ये सारी साइड तो इसी तरह लिखी जाएगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसी तरह लिखा जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू लिख रही हूँ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपने x को फाइंड करना है। ठीक है, x में अननोन फाइंड करना चाह रहे हो, देखिए यहाँ से z तो रिमूव हो गया ना, सिर्फ मुझे x नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मुझे एक्स स्क्वायर भी फाइंड है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x वाली वैल्यू को छोड़ के ये 12 सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ को छोड़ के सारी वैल्यूज़ उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले आऊँगी। जैसे मैं इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यूज़ लेके आऊँगी, आप चेक करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट के ख़त्म हो जाएगा, जस्ट हमारे पास नंबर रह जाएंगे 100, 64 और 36। इनको सॉल्व करूँगी, मुझे आंसर मिल जाएगा 128 सेंटीमीटर। यहाँ से 12 मैं इसके नीचे डिवाइड करूँगी और उसके बाद कैंसिल आउट करूँगी, तो यहाँ से मुझे x का आंसर मिल जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, या जब इनको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसका लिख सकते हैं 10/2/3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, y की वैल्यू b फाइंड हो चुकी है, x की वैल्यू b फाइंड हो गया, रह गया मेरे पास थर्ड अपना अननोन z। अब मुझे x की वैल्यू जो मिली है, मैं अपनी इस इक्वेशन 1 को यूज़ करती हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ और z को भी फाइंड कर लेती हूँ। x की वैल्यू मुझे क्या मिली है 32/3। अब मैंने अपनी इक्वेशन जो मेरे पास थी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स के स्क्वायर की। 32 का स्क्वायर खोला 1024 आया, 3 का स्क्वायर खोला 9 आगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ एलसीएम लिया, 9 को 64 से मल्टीप्लाई किया। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ से मुझे 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 मिल गया। मैंने वैल्यू फाइंड करनी है z की, z स्क्वायर की नहीं, इसलिए मैंने दोनों तरफ क्या ले लेना है, मैंने स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ जी मेरे पास क्या है, z के ऊपर भी सेंटर रूट लिया, 1600 के ऊपर, सेंटीमीटर के स्क्वायर के ऊपर भी और 9 के ऊपर भी मैंने स्क्वायर रूट लेने के बाद मुझे अपने z का आंसर भी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मुझे अपने तीनों अननोन x, y और z तीनों फाइंड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह मूव करते हैं। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजाइड ABC, 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, ट्रेपेजाइड हमने बनानी है, आइसोसेलेस है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, वेयर अब अच्छा इसके अलावा में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि AB पैरेलल है CD, यानी A और B को आपने इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। और क्या कहा गया है कि AB की जो लेंथ है वो ग्रेटर होनी चाहिए CD की लेंथ। फिगर हमें गिवन नहीं है, हमने गिवन इन्फॉर्मेशन से फिगर बनानी है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए, AB की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, CD की लेंथ छोटी होनी चाहिए। इसके बाद डायगोनल्स ड्रॉ करने A से C एक डायगोनल ड्रॉ किया, B से D दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया, इंटरसेक्टिंग एट E और दोनों डायगोनल एट पॉइंट E पे एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे। ये टोटली फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया जैसे कि हमें कहा जा रहा है। ठीक है, फिर हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है, देखिए आपने जब डायगोनल्स प्रूफ करे, डायगोनल्स जब हमने शो किया तो हमें 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिन ट्राइंगल्स के बारे में बात की जा रही है। बाकी तो और भी हैं, लेकिन जिन ट्राइंगल्स के बारे में बात की जा रही है, एक ट्राइंगल है ABE, ये वाली ट्राइंगल, इसको मैंने टिक मार्क की है। दूसरी ट्राइंगल है CD और E, ये ट्राइंगल को हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं। हर क्वेश्चन में से पहले जो हमें क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं उसमें हम ये सपोज करके चलते थे कि वो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ट्राइंगल सिमिलर होती थी तो हम सिमिलर की उस पर कंडीशन अप्लाई कर लेते थे कि इनकी साइड्स के हम रेशोज़ को इक्वल रखते थे। यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि ये सिमिलर हैं। जब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगी ट्राइंगल, देन हमने सिमिलर की कंडीशन अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट हमने इनको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, AB की लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, CD की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, AE की लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, CE की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, अब वही चीज़ें जो हमें गिवन थी मैंने वही लिखी है। एज ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजाइड वेयर AB इज़ पैरेलल टू CD है, AC और BD इनकी क्या है, डायगोनल्स हैं,
और हमें क्या कहा गया है कि ए बी जो है वो ग्रेटर है सी डी से। और हमने प्रूफ सबसे पहले क्या करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये देखिए सिमिलर का मैंने सिंबल डाला हुआ है, ये हमने प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट सिमिलर के लिए हमें कैसे प्रूफ करना होता था, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं, अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मैं दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल प्रूफ कर देती हूँ तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं प्रूफ कैसे करने लगी हूँ। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले तो देखिए, अब यहाँ पे आपने ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारे पास एक लाइन जा रही है, ठीक है, हमें पता है कि जब भी लाइंस आपस में पैरेलल हैं, दो साइड्स आपस में पैरेलल है और जो इनका डायगोनल जो ड्रॉ हो रहा है, तो डायगोनल की जो ये जो अंदर है और ये जो बाहर एंगल, एक ही लाइन के अंदर और बाहर बनने वाले एंगल जिनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, वो एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, मैंने ए बी ई, बी को सेंटर में रख रही हूँ क्योंकि बी के बारे में बात हो। इस ट्रायंगल का ए बी ई एंगल इस ट्रायंगल के सी डी और ई एंगल के बराबर आ गया है, जिसको हम मिड में रखेंगे, इसका मतलब है उसके बारे में आपस में बात हो रही। ठीक है, ए बी और ई, ये देखिए बी मिड में था, मैंने आपको बताया जिसके बारे में बात हो रही है। एक तो इसको क्या बोलते हैं, ए बी और ई इक्वल है दूसरी ट्रायंगल के सी डी और ई के, यानी बी और डी एक ही लाइन पे बनने वाले अंदर और बाहर के एंगल्स हैं जिनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो हमने एक एंगल को प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है। दूसरा भी मैं अल्टरनेट एंगल प्रूफ करने लगी हूँ। अब देखिए दूसरा आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक लाइन है, इस लाइन के भी अंदर और बाहर की तरफ जो एंगल बन रहे होंगे वो अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे, तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इस एंगल को मैं क्या, अब मैं ए और सी एंगल को पढ़ने लगी हूँ। देखिए इस ट्रायंगल का अब दूसरा एंगल इस ट्रायंगल का दूसरा एंगल इस ट्रायंगल के दूसरे एंगल के इक्वल हो गया। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, बी ए ई एंगल डी सी और ई एंगल के इक्वल आ गया है, इसको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये देखिए बी ए ई ए पे और सी पे अल्टरनेट एंगल बन रहे थे, इसलिए मैंने इनको लिख दिया कि ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, तो इक्वल। दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स को मैंने इक्वल प्रूव कर लिया। अब देखिए तीसरे को मैं प्रूव करने लगी। अब स्टूडेंट्स जब भी दो लाइंस आपस में कट करती हैं, जब भी दो लाइंस आपस में कट करती हैं तो उन पे जो बनने वाले एंगल्स होते हैं ये चार एंगल्स बनते हैं। ठीक है, इनको वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आमने सामने वाले एंगल्स। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। यहाँ पे देखिए मैंने आखिरी दो एंगल्स तो मैं प्रूव कर चुकी हूँ, तीसरा कौन सा रह गया था, एंगल ई। ये दोनों लाइनें क्योंकि एक दूसरे को कट कर रही थी तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसका मतलब है इस ट्राइंगल का एंगल ई इस ट्राइंगल की एंगल ई के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने तीसरे एंगल भी प्रूफ कर दिया। ये देखिए एंगल, पहली ट्राइंगल में भी एंगल ई है, दूसरी ट्राइंगल में भी एंगल ई है, और ये दोनों कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर मैंने तीनों एंगल एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल प्रूफ कर दिया, इट्स मीन कि वो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गई हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर आ चुकी हैं। अगर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर आ चुकी है तो मैं सिमिलर की कंडीशन अप्लाई कर सकती हूँ। सिमिलर ट्राइंगल्स की कंडीशन क्या होती है कि इनकी जो एक जैसी साइड्स होती है दोनों ट्राइंगल्स की, इनकी आपस में रेशोज ली जा सकती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स एक जैसी हैं ना, इनकी सिमिलर हो गई है ना, आमने सामने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों साइड्स की आपस में मैं रेशोज ले सकती हूँ। दूसरी मुझे एक वैल्यू गिवन है ये और एक वैल्यू गिवन। देखिए ट्राइंगल की कौन कौन सी साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड है इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, तो मैंने इस साइड की इस साइड से रेशो लेनी है और इस वाली साइड की इस वाली साइड से रेशो लेनी है, क्योंकि मैंने ये सी से ई तक का फासला मालूम करना है। ठीक है, तो मैं इनकी आपस में रेशोज।
ए बी जो सबसे नीचे वाली साइड थी, ठीक है, ए बी की मैंने रेशो ली जो ऊपर छोटी वाली साइड थी इससे, ए बी सी डी, ये आमने की पैरेलल साइड्स थी, इनकी आपस में रेशोज ली। देन ये जो ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल बनी थी, ये इस तरह से इस साइड की इस साइड से मैंने रेशो ली, ये ए ई और सी ई की आपस में मैंने रेशोज ले ली। ए बी की वैल्यू मुझे थी गिवन 8 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू मुझे थी 4 सेंटीमीटर गिवन, ए ई थी 3 सेंटीमीटर, सी ई मैंने फाइंड करना था। सी ई को मैंने 8 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कराया, 4 सेंटीमीटर को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, देन मैंने 8 सेंटीमीटर को यहाँ से हटा के इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करा, तो मुझे सी ई का आंसर 1.5 सेंटीमीटर मिल गया है। जी स्टूडेंट्स, के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रह गया, उसको हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आ रेगुलर डोडेकागोन हैज़ इट्स साइड्स लेंथ डिक्रीज बाय फैक्टर 1/√2। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये क्या है, रेगुलर डोडेकागोन क्या होती है। अब स्टूडेंट डोडेकागोन जो होती है 12 साइडेड फिगर होती है, कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 12 साइड्स है, ठीक है। और अगर रेगुलर डोडेकागोन है तो रेगुलर मीन ऑल साइड्स इक्वल है, यानी इसकी 12 की 12 साइड्स इक्वल होंगी। ये देखिए, ये मैंने स्टूडेंट्स इसके इमेजेस आपके लिए वो शो करने के लिए मैंने दिखाए हैं आप लोग को। ये देखिए 12 साइड्स फिगर है, ठीक है, तो इसको हम डोडेकागोन कहते हैं जिसकी 12 साइड्स होती है, रेगुलर है तो इनकी 12 की 12 साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक जो रेगुलर डोडेकागोन है जिसकी 12 साइड्स हैं, ठीक है, वो 12 की 12 साइड्स इक्वल हैं, उसका पैरामीटर दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं एक और जो रेगुलर डोडेकागोन है, आप उसकी लेंथ बताएं जब उसकी लेंथ 1/2 फैक्टर से डिक्रीज़ करिए, यानी जो ओरिजिनल डेकागोन है उसकी लेंथ को, उसकी एक साइड की लेंथ को या उसकी जो भी साइड्स है उनकी लेंथ को इस फैक्टर के साथ आपने डिक्रीज़ करना है, यानी उसकी जो जितनी साइड्स है इस फैक्टर के साथ डिक्रीज़ होगी। तो वो बताएं कि वो कितनी लेंथ उसकी थी, उस ओरिजिनल डोडेकागोन की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और वो 1/2 फैक्टर से डिक्रीज़ होने के बाद कितनी रह गई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है, रेगुलर डोडेकागोन क्या होती है, 12 साइडेड फिगर होती है। वो ये कह रही है कि उसकी जो साइड्स की लेंथ है, हर साइड की जो लेंथ है वो इस फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही है, बताएं कि वो कितनी लेंथ है उसकी, ठीक है, डिक्रीज़ होने के बाद। अच्छा, पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल डोडेकागोन, एक जो सबसे पहले हमारे पास डोडेकागोन है उसका पैरामीटर दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। आप स्टूडेंट्स, आपको पता है पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जितनी इसकी साइड्स है उन तमाम साइड्स को ऐड करके आंसर निकाल लेना। अगर इसकी 12 साइड्स हैं तो इनकी 12 साइड्स को ऐड करने के बाद ये आंसर बन रहा है, ये इसका पैरामीटर है, ठीक है। तो अब ये तो टोटल पैरामीटर बताया गया है ना, सारी साइड्स का सम करके। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है कि उसकी एक साइड की लेंथ कितनी है। ये तो उन्होंने 12 की 12 साइड को सम अप कर दिया है, मैंने एक साइड की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है, सबसे पहले। फिर मैंने बताना है वो उसकी एक साइड की लेंथ 1/2 फैक्टर से डिक्रीज़ कर रही है तो क्या आंसर देगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट साइड की एक साइड की लेंथ निकालनी है। ये आपके पास आपने अपने माइंड में रखना है, 12 साइड की लेंथ को सम करके आंसर दिया जा रहा है, जबकि मैंने फाइंड करना है ओरिजिनल लेंथ 1 साइड की, ठीक है। तो मैंने किस तरह, एक साइड की लेंथ 12 साइड्स है तो एक साइड की लेंथ कैसे फाइंड करनी है, उसको पैरामीटर को डिवाइड कर देना है उसकी साइड से। पैरामीटर कितना है 72 सेंटीमीटर, तो डोडेकागोन की साइड्स कितनी होती है 12, तो 12 से इसको डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो मुझे डोडेकागोन जो है मेरे पास ओरिजिनल, उसकी एक साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहे हैं कि जो उसकी साइड की लेंथ है वो 1/2 फैक्टर से डिक्रीज़ होने के बाद कितनी रह जाएगी। तो 1/2 फैक्टर से डिक्रीज़, जब फैक्टर का वर्ड आ जाए इट्स मीन कि वो जो वैल्यू दी हुई है जिस फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा है उसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने क्या करना है, ओरिजिनल डेकागोन की डोडेकागोन की एक साइड की लेंथ इतनी है, अब वो डिक्रीज़ होने के बाद कितनी रह जाएगी। जी, अब देखिए मैंने उस लेंथ को 1/2 फैक्टर से डिक्रीज़ करना है। तो देखिए 1 साइड की लेंथ थी मेरे पास 6 सेंटीमीटर, तो मैंने जब उसको 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यू जो डोडेकागोन है उसकी 1 साइड की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है।
अब देखिए मैंने ये क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय √2, डिनोमिनेटर में अंडर रूट को ख़त्म करने से हमने इसे रैशनलाइज करना है, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा 6 √2, नीचे रह जाएगा √2 का स्क्वायर √2 से कटने के बाद हमें यहाँ पे बता दी गई है कि जब ओरिजिनल डोडेकागोन थी वो जब वो डिक्रीज़ हुई इस फैक्टर से, तो जो हमें डोडेकागोन मिलेगी उसकी एक साइड की लेंथ इतनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेसन समझ आया होगा। इसके साथ ही 9.1 हमारी कंप्लीट हुई है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।